अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में एक एक्सप्रेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। आप पहले टॉपिक नोट कर लीजिए। मैग्नेट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point inside a solenoid at its axis. Inside a solenoid on its axis. तो ये हमारे पास डिराइव करने के लिए एक एक्सप्रेशन इस वक्त है। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इनसाइड a solenoid on its axis। हम एक्सीस पर, ये तो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं सोलेनोइड होता क्या है और सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। वो एक बार मैग्नेट, नेचुरल बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ रिजेंबल करता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनोइड का देखी तो वो इनसाइड द सोलेनोइड होता है और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। वो नेग्लिजिबल होता है। अब हमने एक्सिस ऑफ सोलेनोइड ली है और इस एक्सिस पर कहीं भी एक पॉइंट हम लेंगे इनसाइड द सोलेनोइड। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, या ये ऊपर हम एक पॉइंट ले लेंगे, नीचे यहां एक्सिस पर पॉइंट ले लेंगे, इनसाइड द सोलेनोइड एक पॉइंट हम ले लेंगे। तो वो पॉइंट मान लीजिए ये है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पर हमें बताना है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये यहां इस एक्सप्रेशन को जब हम डिराइव करेंगे, यह हमें यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ करना है। यानी हमें एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने में एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो हमें अप्लाई करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से ही ये एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता क्या है? वो कहता है कि कोई भी क्लोज्ड लूप अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है और उस करंट के घेरे में, उस कंडक्टर के घेरे में अगर एक लूप बनता है, मैग्नेटिक लूप, बहुत सारे लूप्स बन सकते हैं। अगर आप कोई भी एक लूप उनमें से चूज करें तो उस लूप पर अगर आप क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें फॉर द क्लोज्ड लूप, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। इस लूप में से, यानी अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के इर्द गिर्द अगर बहुत सारे लूप्स बनते हैं जिनको हम एम्पेयर सर्किट, एम्पियर्स लूप कहते हैं या एम्पेरिक लूप्स कहते हैं, मैग्नेटिक लूप से होते हैं। किसी भी कंडक्टर की करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द जब मैग्नेटिक लूप्स बनते हैं, तो अगर उनमें से अगर एक भी लूप आप ले लें तो उस लूप पर अगर आप क्लोज इंटीग्रल देखें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें, बी डॉट डी एल, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें कहता है वो कितना होता है? वो होता है म्यू नॉट टाइम्स, यानी permeability of free space times the total current थ्रेडिंग द लूप। इस लूप के बीचों बीच जो करंट पास होती हैं, जो थ्रेड होती हैं इस लूप में से करंट, यानी लूप इर्द गिर्द है, ठीक है, और बीच में से करंट थ्रेड कर रही है इस कंडक्टर में से, अगर वो करंट आए हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज्ड लूप विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई इन फ्री स्पेस, यानी इन एयर और वैक्यूम, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है तो। यही एम्पियर सर्किटल लॉ हमें अप्लाई करना है और इसी को अप्लाई करके हमें सोलेनाइड पर के अंदर किसी पॉइंट पर, मान लीजिए एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मेजर करनी है। अब कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। हम यहां पर एक सोलेनाइड ड्रॉ करेंगे। ये एक सोलेनाइड हम मान लेते हैं और हम मान के चलते हैं कि इसमें से कोई करंट पास हो रही है और करंट जो है वो इस तरह से जा रही है, यहाँ से। ये देखिए मैंने करंट की डायरेक्शन बताई है, यानी इन लूप्स में से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और नीचे से फिर इस तरह जा रही है। तो करंट जब पास होगी तो वो इस तरह से पास होगी, मान लीजिए, ठीक है।
अब अगर आपकी करंट यहां से इस एंड से इस सोलेनोइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है इन ईच एंड एवरी टर्न ऑफ द सोलेनोइड, तो ये एंड आपका बिहेव करेगा एज साउथ पोल। और यहां से अगर आप देखेंगे इस सोलेनोइड को, अगर यहां से देखेंगे तो यहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आएगी, क्योंकि जब वो यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी वहां से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और ये यहाँ पर ये एंड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। तो आपका जो ये एंड है सोलेनोइड का, this will behave as south pole and the other end will behave as north pole, because the current enters the solenoid at this end in clockwise direction। आप जानते हैं कि जिस एंड में से करंट पास होगी सोलेनोइड में एंटर होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंड बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। लेकिन यहाँ इस एंड में से करंट एंटर हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंड बिहेव करेगा एज साउथ पोल और वो दूसरा नॉर्थ पोल। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक लूप एज्यूम किया, और वो लूप जो है, हमने जब करंट इसमें सोलेनोइड में से पास हो रही है तो बहुत सारे लूप्स बन सकते हैं, लेकिन उन लूप्स की सिमेट्री नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि हम किसी भी साइज का एक लूप या किसी भी शेप का एक लूप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ में ये कंडीशन नहीं है कि लूप कितना बड़ा होगा या लूप का रेडियस कितना होगा, साइज कितना होगा या लूप की शेप कितनी होगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन वहां पर नहीं है। तो लिहाजा हमने एक लूप यहां पर एज्यूम किया, और वो लूप सिमेट्री के लिए, मैंने थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए हमने यहां पर वो रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम किया है, और वो है ए बी सी डी। आप जरा इन पॉइंट्स को देखिए, लूप को आइडेंटिफाई कीजिए, ए टू बी टू सी टू डी टू ए, तो ये एक क्लोज्ड लूप है। इस क्लोज्ड लूप में बहुत सारी टर्न्स आप देख रहे हैं सोलेनोइड की, सारी टर्न्स नहीं लेकिन कुछ बहुत सारी टर्न्स जो सोलेनोइड की वो एनक्लोज हो रही हैं इस लूप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप जो है ये इस सोलेनोइड, आप एज्यूम कीजिए इस तरह से ये सोलेनोइड आपका है पूरा सोलेनोइड, और हमने इसमें से ये देखिए एक्सिस किससे होते हुए इस तरह से एक लूप एज्यूम किया, यानी अगर ये सोलेनोइड है तो इस सोलेनोइड के अंदर से इस तरह से और फिर बाहर से इस तरह से एक लूप एज्यूम हो रहा है। तो ये हमने यहां पर एक लूप कंसिडर किया। अब अगर हम ये देखना चाहें कि भाई एम्पियर सर्किट लॉ के मुताबिक यहां पर इस लूप के लिए हम अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे उसके बदले। देखिए एम्पियर सर्किट लॉ हमें कहता है कि इस क्लोज्ड लूप में अगर आप फॉर दिस क्लोज्ड लूप the line integral of magnetic field यानी B dot dl for this closed loop, ये कितना होगा, ये होगा mu naught times the current threading the loop, current threading the loop। तो हम लिख सकते हैं we know that by ampere circuit law शाबाश, B डॉट dl फॉर क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप है वो, फॉर क्लोज्ड लूप ए बी सी डी, पूरे लूप ए बी सी डी के लिए अगर यहां पर हम लिखेंगे ए बी सी डी, यानी ये बनेगा यहां पर कि लाइन इंटीग्रल फॉर दिस क्लोज्ड लूप ए बी सी डी, ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट आई, यानी म्यू नॉट टाइम इज द करंट थ्रेडिंग द लूप। तो हम पहले ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है इस लूप के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम पहले देखेंगे यहां पर कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इस लूप के लिए, ये जो B डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl है फॉर क्लोज्ड लूप ABCD, इसको हम देखेंगे किसके बराबर आएगा। तो देखिए हम लिखेंगे B डॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप B डॉट dl फॉर द लूप ABCD इज इक्वल टू, क्योंकि मैं यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें पूरी सिमेट्री नहीं है, यहां पर अगर आप देखें तो लूप यहां से ए से बी तक क्या रहा है इस डायरेक्शन में, आधा हिस्सा इसका फिर ऊपर की तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, तब जाके ये लूप कंप्लीट होगा। इसलिए हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं इस लाइन इंटीग्रल को। देखिए कैसे हम लिखेंगे, इट इज B डॉट dl, दिस इंटीग्रल इज B डॉट dl
from A to B plus B dot dl from B to C plus integration of B dot dl from C to D plus integration of B dot dl from D to A। अब देख लीजिए, हमने इस वाली टर्म को, इस वाली क्वांटिटी को जब हमने पार्ट्स में लिखा तो हमने इसको 4 पार्ट्स में लिखा। कैसे? ये लाइन इंटीग्रल है फॉर द क्लोज्ड लूप ABCD, ठीक है। लेकिन हमने इसके जो 4 पार्ट्स लिखे वो ये लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B प्लस लाइन इंटीग्रल फ्रॉम B टू C, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम C टू D प्लस लाइन इंटीग्रल फ्रॉम D टू A, ठीक है ना। ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो लिहाजा ये किसके बराबर आएगा ये देख लीजिए, हम लिखेंगे B डॉट dl इज इक्वल टू, अब इन 4 पार्ट्स को एक एक करके हम जरा देख लेंगे कि ये इनका वैल्यू क्या आएगा। तो हम चलिए इस तरह से करते हैं, हम अपनी इस इक्वेशन का नाम क्या रखेंगे? इस इक्वेशन का नाम, ये जो यहां पर हमने लिखा B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द लूप, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप भी लिखिए, इसको मार्क कीजिए एज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये हमने यहां पर इसका नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो मैंने यहां पर इंटीग्रल लिखा स्प्लिट करके 4 पार्ट्स में, तो इसका नाम हम देंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं, जो आपका ये इक्वेशन सेकंड है इसमें कितनी टर्म्स हैं? यहां से राइट हैंड साइड पर 4, 1 2 3 4, इनका वैल्यू हम देखेंगे एक एक करके। चलिए जरा देखेंगे, व्हाट इज B डॉट dl A टू B। जब हम इस इंटीग्रल को, यानी इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos थीटा, क्योंकि B डॉट dl क्या है एक्चुअली? B डॉट dl इज B dl cos थीटा, हाँ, A टू B। तो वो किसके बराबर आएगा जरा देख लेते हैं, वो आएगा A टू B इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B B dl। अब cos थीटा, थीटा जो है वो जरा एंगल है, किसके वो एंगल है वो जरा हम देख लेंगे किसके बराबर है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड D। पहले हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये इंटीग्रल कहां से कहां तक है? A टू B, तो इसका मतलब ये है A टू B, ये देख लीजिए डायग्राम में A टू B। अब ये थीटा जो है वो एंगल है B और DL के दरमियान। DL क्या है? DL कहीं पर भी एक पार्ट है, किसका पार्ट? इस A टू B, ये जो A टू B आपका है, A से लेकर के B तक जो है, जो पोर्शन है, जो पार्ट है इस लूप का, जो A टू B इसका पार्ट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है DL। और उसकी डायरेक्शन आपको क्या लेनी है? उसकी डायरेक्शन आपको वही लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वहां पर लूप की डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आप जरा देख लीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, जरा देख लेते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस तरह से, नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इस तरह से, फील्ड लाइंस जाएंगी इस तरह से, ठीक है, और वो बाहर आ जाएंगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू एंटर इनटू द साउथ पोल। तो अगर हम अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हम नॉर्थ टू साउथ नहीं ड्रॉ करेंगे, वो कहां से ड्रॉ करेंगे? वो ड्रॉ करेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और बाहर से नॉर्थ टू साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ सोलेनोइड, जो पहले पार्ट में हमने पढ़ा है, इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम, शाबाश, their direction will be from south to north, and outside the solenoid they will emerge, they will be appearing coming out of the north pole and entering the south pole. The field lines will appear to be come out, to come out from north pole and enter the south pole. They appear to come out from north pole and enter the south pole from outside। तो इस तरह से, तो अंदर से फील्ड लाइन ऐसे है। तो अब आपका जो DL है, ये DL है, तो इसकी डायरेक्शन लूप अगर देखें तो DL की डायरेक्शन भी वही है,
और अगर आप देखें तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन वही है। तो इसका मतलब डीएल और डी यानी फील्ड लाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ दिस पार्ट डीएल, ये जो डीएल मैंने यहाँ पर पार्ट बनाया आप जरा देख लीजिए वीडियो में, ये जो पार्ट हमने डीएल बनाया, इस डीएल पर जो डायरेक्शन है किसकी, डीएल की जो डायरेक्शन है वो भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है। तो इसका मतलब थीटा इज 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 0, ठीक है ना। तो लिहाजा ये क्या बनेगा, ये बनेगा b डॉट डी एल, ये जो b डॉट डी एल है, शाबाश, दिस b डॉट डी एल फ्रॉम a टू b किसके बराबर आ गया, ये आएगा b डॉट डी एल फ्रॉम a टू b किसके बराबर आएगा, शाबाश, ये आएगा अब b डी एल cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा सीधे ही इंटीग्रेशन ऑफ, शाबाश, b डी एल फ्रॉम a टू b। ये आई बात समझ में। तो ये चीज हमने कैलकुलेट की। अब बी टू सी यानी इंटीग्रेशन, दूसरी टर्म, इसको हमने कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल फ्रॉम, शाबाश, बी टू सी। तो मैं कैसे लिखूं ये, बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, फिर से बी टू सी। अब मुझे कहां जाना है, बी टू सी। बी टू सी देखिए, फील्ड यहां पर जो अंदर देखेंगे आप, बी पर अगर आप देखेंगे या यहां पर अगर आप एक पोर्शन ले लेंगे, ये डीएल है, ठीक है ना। तो डीएल और बी के दरमियान जरा देखते हैं एंगल कितना बनेगा। यहाँ पहले हमें ये पार्ट अब छोड़ना है, ए टू बी, हमें कहां जाना है, बी टू सी, तो इसका मतलब बी टू सी तो ये है। अब मुझे डीएल इस बी टू सी वाली पोर्शन जो है, या ये साइड जो है इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर लूप का, इस साइड का ही पार्ट मुझे मानना है डीएल। अब मुझे ये डीएल नहीं मानना है, वो तो तब माना था जब हम कर रहे थे इंटीग्रेट फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अब हम कर रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। तो जब हम बी टू सी जाएंगे तो इसका पार्ट कौन सा है, इसका पार्ट ये माना जाएगा डीएल। मगर अगर यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो इस तरह से होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आप बताइए, डीएल और बी के दरमियान एंगल 90 बन गया, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये है और बी, ये जो डीएल है वो इस तरफ है। तो इसका मतलब यहाँ बी और डीएल के दरमियान एंगल 90 है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, बी डी एल cos 90 विच इज 0। सो बी टू सी जो है आपका इंटीग्रल, ये बी टू सी इंटीग्रल आपका जो है, उसमें आप डी cos थीटा आपका 90 के बराबर है, cos 90 आपने लिखना, थीटा 90 है। तो आप देख रहे हैं ये बी टू सी जो है बी डी एल cos 90 बन गया, और cos 90 0 होता है। लिहाजा इस पूरे इंटीग्रल का जो वैल्यू है, किस पूरे इंटीग्रल का, ये जो बी टू सी आपने इंटीग्रल कैलकुलेट किया, यहाँ बी डॉट डी एल, ये फाइनली आपका कितना बन गया, ये फाइनली आपका वहां पर देख लीजिए 0 बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन सेकंड, इसकी दो टर्म्स हमने कैलकुलेट की, एक ये और ये दूसरी टर्म। दूसरी टर्म का वैल्यू क्या आ गया, वो 0 आ गया। अब तीसरी टर्म क्या है, शाबाश, ये मैं रब करूंगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की तीसरी टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, और वो तीसरी टर्म क्या है, b डॉट डी एल, बी डॉट डी एल फ्रॉम सी टू डी, ये सीधे ही 0 आएगा भाई, क्यों, यानी b डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी सी टू डी 0, व्हाई, क्योंकि ये अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं एक डीएल ले लूं, तो हम अगर देखें यहां पर इस लूप पर कोई पॉइंट ले ले, तो ये पॉइंट आएगा मच फॉर अवे फ्रॉम द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड। ये पॉइंट आ रहा है, ये सी टू डी पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पोर्शन ही आ रहा है, सी टू डी पोर्शन जो है लूप का, ये बहुत ही इस सोलेनोइड से बाहर आ रहा है, दूर आ रहा है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि भाई आउटसाइड द सोलेनोइड हम जानते ही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है। तो लिहाजा हम मान के चल सकते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड भी बी ही यहाँ पर 0 होगा, तो इसका मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे इसको 0 होने का, बिकॉज
magnetic field is negligible outside the solenoid, outside a solenoid. तो तीसरी टर्म भी कैलकुलेट होगी, ठीक है। बाकी बची, शाबाश, ये वाली टर्म, कौन सी टर्म? हाँ जी, बाकी बची लास्ट टर्म, और वो है इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl फ्रॉम d टू a। आप जरा d टू a फिर से देख लीजिए। अगर हम यहां पर dl ले लेंगे, ये पोर्शन, ये dl है, तो उसकी dl की ये डायरेक्शन होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। तो इसका मतलब फिर से अगर आप यहाँ पर भी dl लेंगे, जो d टू a है, अगर आप यहाँ पर dl ले लेंगे, मान लीजिए अंदर, तो आपने dl ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो dl के साथ फिर से 90 बनाएगा। तो इस वाले केस के, जैसे BC ने बनाया था, BC के केस में थीटा 90 था, इसी तरह DA के केस में भी 90 ही बनेगा। तो आप फिर से लिखेंगे B dl cos थीटा, ठीक है, फ्रॉम D to A, एंड थीटा इज 90 हियर, यू कैन राइट B dl cos of 90 फ्रॉम D to A, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिए, आपने चार टर्म्स जो है वो कैलकुलेट की इक्वेशन सेकंड की, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ गया। यहां भी दूसरी टर्म के, पहली टर्म के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dl, ये जो पहली टर्म है ये जीरो नहीं आई, लेकिन ये दूसरी टर्म जीरो आ गई, तीसरी टर्म जीरो आ गई, चौथी टर्म जीरो आ गई। तो अगर हम इन चार क्वांटिटी, चार टर्म्स का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, therefore from equation second we have, shabash, line integral of magnetic field B dot dl, ठीक है, for closed loop ABCD is equal to, शाबाश, इसका वैल्यू, इसका क्या वैल्यू आ गया था? इसका वैल्यू आ गया था, शाबाश, B dl फ्रॉम A to B, और बाकी इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आगे हम लिख सकते हैं कि दिस लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ठीक है, फॉर क्लोज्ड लूप ABCD, दिस इज इक्वल टू, यहां B बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम A टू B। जब आप इंटीग्रेट करेंगे dl को, dl क्या है? ए पार्ट किसका? AB का, और A से B तक कितने dl's आएंगे, आप उन सबको जब इंटीग्रेट करेंगे को आपको मिलेगा लेंथ ऑफ दिस AB। dl को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम A टू B, यू विल गेट लेंथ ऑफ दिस AB। सपोज वो लेंथ ऑफ AB L है, तो आप लिखेंगे यहां पर, शाबाश, आप लिखेंगे B इंटू L। वो L कहां से आ गया? आप यहां पर लिखेंगे साइड में रीजन, इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl फ्रॉम A टू B इज L। मतलब AB की लेंथ जो है वो L है। ये कहीं आपको वीडियो में मिस तो नहीं हो रहा है? चलिए, नाउ दिस इज because length of this integration of dl from A to B is what? L। तो फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमें फाइनली ये मिलता है, नीचे देख लीजिए आप, यहां से मैं ये रब करूंगा, हमें मिला लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl for closed loop, line integral of, for closed line integral of magnetic field for the closed loop, ये line integral of magnetic field for closed loop AB CD is equal to, किसके बराबर आ गया? B into L, ये B into L आ गया, ठीक है।
बट इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, आप जरा देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास था ये चीज, line integral of magnetic field for the closed loop ABCD is equal to mu naught into current threading the loop। ये इक्वेशन फर्स्ट है, लिखी हुई है इधर। जो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ये जो लाइन इंटू एम्पियर सर्किटल लॉ है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ के मुताबिक क्लोज्ड लूप में जो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप। तो मैं इस तरह से लिखूंगा भाई, क्या लिखें हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिलेगा, हम लिखेंगे B इंटू एल इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके बदले हम लिखेंगे म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप। ठीक है, अब देख लीजिए L आपने लिया है यहां से यहां तक, A से लेकर के B तक, कहीं ये ना समझ लें कि L पूरी सोलेनॉइड की लेंथ है, L पूरी सोलेनॉइड की लेंथ नहीं है, L A से B तक है, ठीक है कि नहीं, ये L it is right from A to B, very good। now I will write mu naught B into L is equal to mu naught, मुझे लिखना है करंट थ्रेडिंग द लूप। अब जरा करंट को पहले आप देख लीजिए, अगर इस एक टर्न में से करंट I पास हो रही है तो यहां पर कितनी टर्न्स होंगी, यहां पर बहुत सारी टर्न्स होंगी। सपोज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर यूनिट लेंथ में इस सोलेनॉइड में अगर एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है, मैं इस तरह से लिखूंगा, इफ स्मॉल n is the number of turns per unit length, एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हैं n, लेकिन यहां A से B तक कितनी लेंथ है L, तो इस L में कितनी टर्न्स होंगी, यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, L में होंगी n इंटू L, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L इज इक्वल टू n इंटू L। मगर यहां याद रहे ये n है क्या, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज व्हाट, स्मॉल n इज, शाबाश, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस लेंथ L में अगर आप देखना चाहें कितनी टर्न्स हैं, वो कितनी है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है यानी कि यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हैं n, तो अगर यूनिट लेंथ नहीं होगी, अगर लेंथ L होगी तो टर्न्स कितनी बनेगी, यूनिट लेंथ में जितनी थी यानी n इंटू जो टोटल ऑफ लेंथ है वो है L, A से B तक। तो इसका मतलब इस लूप में सारी टर्न्स जो हैं वो नहीं आ रही हैं, इसमें कुछ टर्न्स आ रही हैं और कुछ बाहर है, ये देखिए ये वाली टर्न्स, ये वाली टर्न, ये वाली टर्न, ये लूप से बाहर है, इसी तरह से यहां से भी कुछ टर्न्स बाहर होंगी, लेकिन लूप के अंदर जो टर्न्स हैं वो ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न है, ये टर्न, ये देखिए कुछ टर्न्स लूप के अंदर है, और ये जो लूप के अंदर टर्न्स हैं वो टोटल कितनी है, वो है n इंटू एल, क्योंकि यहां से A से B तक कितनी टर्न, कितनी लेंथ है L, तो एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हैं स्मॉल n, तो इस लेंथ में कितनी टर्न्स होंगी n इंटू एल। अगर एक टर्न में करंट I पास होती है तो इतनी सारी टर्न्स में कितनी करंट पास होगी, शाबाश, देयरफॉर करंट एनक्लोज्ड, या इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर करंट इन द टर्न्स NL, इतनी टर्न्स में करंट होगी, शाबाश, I इंटू n इंटू L, वायर, यहां हम लिखेंगे वायर I क्या है, I इज द करंट इन ईच टर्न। हाँ भाई, एक टर्न में करंट है I, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपकी हैं n इंटू एल, कहां से कहां तक, A टू B, ठीक है, तो A टू B जितनी टर्न्स हैं उन सारी टर्न्स में करंट है अब I इंटू n इंटू एल। नाउ
मैं यहाँ से ये चलिए हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा फिर से आप पहली इक्वेशन को देख लीजिए, ये जो आपने पहली इक्वेशन को चेंज किया है, आपको यहाँ पर क्या मिला है, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट थ्रेडिंग द लूप। अब वो करंट थ्रेडिंग द लूप, इस लूप में से कितनी करंट थ्रेड हो रही है, ये वाली करंट तो नहीं है, वो वाली करंट नहीं है, तो फिर कौन सी करंट है, वही करंट है, शाबाश, जो थ्रेड हो रही है लूप में से, वो करंट है आई इंटू आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस कितनी बार आई, यानी ये टोटल करंट है आई इंटू एन इंटू एल, इतनी ही करंट है, ये करंट है थ्रेडिंग द लूप। सो टोटल करंट जो इस लूप के अंदर आ रही है, ठीक है ना, थ्रेडिंग द लूप, दैट इज आई इंटू एन इंटू एल, क्योंकि एक टर्न में से कितनी करंट हमने मान ली आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से यहाँ तक कितनी है, और वो है एन इंटू एल। तो इस लूप में कितनी करंट आएगी, एन इंटू एल वाली टर्न्स में से जितनी करंट पास हो रही है वही करंट आएगी, और वो कितनी है, एक टर्न में आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन इंटू एल, सो टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज, शाबाश, टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप इज आई इंटू एन इंटू एल। तो हम इसको इसमें यूज करेंगे, शाबाश, तो जब इसमें यूज करेंगे तो हम लिखेंगे now we have, हमने ऊपर प्रूव किया है B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट थ्रेडिंग द लूप, ठीक है। तो हम लिखेंगे B स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एल, एल है A टू B, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, शाबाश, म्यू नॉट permeability of free space into current threading the loop. What is current threading the loop? I into N into L. अब यहाँ L और L cancels, तो आपको मिलेगा B is equal to mu naught N I, इस तरह से। सो आपने देखा ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। आप वो पॉइंट आप एक्सिस पर मान लीजिए, यहाँ पर कहीं पर भी ऑन द एक्सिस, या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, बट इनसाइड द सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट अंदर इतना ही होगा, यूनिफॉर्म होगा, और ये होगा म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज जानने के लिए जरूरी है, वो ये है कि ये एन जो है, मैं फिर से कहूंगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनोइड में नहीं है, बल्कि ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ये हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के अंदर होता है, बाहर वाले पॉइंट पर तो खैर नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो लेंथ ऑफ सोलेनोइड पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में आपने कितनी टर्न्स इस सोलेनोइड में है, अगर इसकी टर्न्स वाइंड की गई हैं बहुत क्लोज टू ईच अदर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में यानी या 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा आती हैं, फॉर एग्जांपल एक सोलेनोइड में 1 मीटर लेंथ में आप देख लीजिए, मान लीजिए 1000 टर्न्स हैं, इफ देयर आर 1000 टर्न्स इन 1 मीटर, तो ये पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा 1000 पर मीटर, ठीक है ना, 1000 पर मीटर, तो 1000 टर्न्स इन 1 मीटर, तो इसका मतलब ये है, ये इसका n आ गया 1000 पर मीटर, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई आपके पास और सोलेनोइड है कि 1 मीटर में 10,000 टर्न्स है, तो आप क्या कहेंगे, उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। लेंथ एक हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हमें देखना है कि कितनी है पर यूनिट लेंथ, हमें ये नहीं देखना है कि लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना क्लोजली नंबर टर्न्स को आपने वाइंड किया है, यानी एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स आपने रखी है। जितना यूनिट पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कम होगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। और ये क्या है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होगा, सपोज इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी पूरी सोलेनोइड में कितनी टर्न्स हैं, कैपिटल एन पूरी सोलेनोइड में, एंड इफ एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, अगर पूरी सोलेनोइड की लेंथ क्या है एल है, ठीक है ना, एंड इफ एल इज द
शाबाश, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो फिर आपको ये स्मॉल एन किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो कैसे लिखेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। उस सूरत में आप एन लिखेंगे, स्मॉल एन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो लिहाजा उस सूरत में मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगी म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय एल। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ऐसी एक्सप्रेशन देखे तो नीचे एल नहीं है, यहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन देखे तो नीचे एल आता है। तो कुछ लोग कहते हैं म्यू नॉट एन आई, फिर कुछ लोग कहेंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल। देखिए ये एन जो है आमतौर पर जब हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं तो ये होता है यहाँ पर ये स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एन है तो इसका ये हम डिनोट करते हैं किस, इससे हम डिनोट करते हैं, इससे हम क्या डिनोट करते हैं? इससे हम डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अगर आप देखें एन बाई एल ये भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये स्मॉल एन ही आता है। ठीक है कि नहीं? हो गया ये। दूसरा यहाँ मैं बताता चलूं कि ये सोलेनोइड मैंने कहा अंदर किसी भी पॉइंट पर, एक्सिस पर या थोड़ा ऊपर या नीचे, मगर इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड यही होगा। लेकिन अगर आप एंड के नजदीक जाएंगे, यानी टुवर्ड्स द एंड जाएंगे सोलेनोइड पर, इस एंड पर, इस एंड पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं रहेगा। ये आपको काम आएगा क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चीज पर भी न्यूमेरिकल्स आएंगी। न्यूमेरिकल्स के लिए आप देख लीजिए हमारे पास बहुत ही एक प्लान है, प्लान के तहत हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक इसके ऊपर ही करता हूँ क्योंकि यहाँ नेट भी बंद रहा बहुत दिनों तक, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो हम टच करें। फिर न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से हम वीडियोस जो है वो देते रहेंगे, घबराना नहीं है, और एक्सटेंसिवली वो होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप देख लीजिए ये जो बी है म्यू नॉट एन आई, तो टुवर्ड्स द एंड अगर हम जाएंगे, इस सोलेनोइड के एंड, इस सोलेनोइड के एंड, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन उस वक्त चेंज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे वहां पर, शाबाश, द मैग्नेटिक फील्ड at each end of a long solenoid is given by, यानी B at an end, मैं यहां पर लिखूंगा B end, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, शाबाश, नियर एन एंड ऑफ ए सोलेनोइड, इट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2, इट रिड्यूसेस टू, शाबाश, हाफ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। जितना इनसाइड द सोलेनोइड होगा एक्सिस पर, ठीक है, या इनसाइड द सोलेनोइड किसी और पॉइंट पर, उसका हाफ होता है एट द एंड्स, यानी नियर द एंड्स अगर आप जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, शाबाश, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाए तो फिर मुझे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।